Hello everyone. In this lecture we will start a new chapter from class 11th chemistry, that is chemical thermodynamics. So let's start chemical thermodynamics with its introduction. Chemical thermodynamics consists of thermo word जहां पे भी आता that means heat, that stands for heat, and dynamics stands for motion. Now heat and motion means motion of heat. The heat flows from one place to other. आपको पता है कि जो हीट होती है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में फ्लो होती है. तो इस चैप्टर में हम इसी हीट के बारे में पढ़ने वाले हैं, हाउ हीट फ्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, और साथ ही साथ जो हीट होती है हाउ इट कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. हीट को आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो एनर्जी की. तो आप कैसे हीट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है और कैसी हीट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होती है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो आपको एक ब्रीफ आइडिया हो गया होगा कि हम मेनली किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं. हम हीट फ्लो और कन्वर्जन ऑफ हीट मींस हीट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती है, मेनली हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. सो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में समझेंगे. देयर आर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड द फर्स्ट टर्म दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज सिस्टम. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम? एक सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम इज अ स्पेस विच इज केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन. किसी भी स्पेस को आप ऑब्जर्वेशन में अगर रखते हो उसको आप क्या कहोगे? एक सिस्टम कहोगे. मतलब जिस चीज को, जिस स्पेस को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उसमें कुछ चेंजेस देख रहे हो या चेंजेस होते हैं या नहीं होते हैं, ये सब देख रहे हो, दैट स्पेस इज नोन एज सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप केमिस्ट्री लैब में हैं, आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आप एक टेस्ट ट्यूब का यूज कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब को आप हीट कर रहे हो या टेस्ट ट्यूब के अंदर आप कोई सब्सटेंसेस को मिक्स कर रहे हो या कोई रिएक्शन उसमें ऑब्जर्व कर रहे हो, तो दैट टेस्ट ट्यूब इज अ सिस्टम फॉर यू. वो एक टेस्ट ट्यूब जो है वो क्या हो गई आपके लिए? सिस्टम हो गई. या आप कोई बड़ा वेसल लेते हो, बड़ा कंटेनर लेते हो, चाहे आप कोई बीकर लेते हो, तो अगर बीकर को आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो क्या हो गया आपके लिए? सिस्टम हो गया. सो द स्पेस विच इज केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, जिस स्पेस को आपने ऑब्जर्वेशन के अंडर रखा हुआ है, जिस स्पेस को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वो क्या आपके लिए? सिस्टम है. नाउ सिस्टम के साथ एक और टर्म आती है दैट इज सराउंडिंग्स. तो द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग्स. तो उस सिस्टम को छोड़ के जितना भी पार्ट है यूनिवर्स का, उसको हम क्या कहते हैं? सराउंडिंग्स कहते हैं. तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पूरे यूनिवर्स में दो चीज में है आपके पास. पहली चीज है सिस्टम और दूसरी चीज है सराउंडिंग्स. सो सिस्टम और सराउंडिंग्स मिलके क्या बनाती हैं? सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स, ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं? दे मेक यूनिवर्स. सो यूनिवर्स में आपके दो पार्ट्स हैं, सिस्टम, और सिस्टम को छोड़ के जो कुछ भी बचता है, एवरीथिंग एल्स इज सराउंडिंग्स. उसको छोड़ के सब कुछ क्या है? सराउंडिंग्स है. तो आई होप कि आपको ये सिस्टम और सराउंडिंग्स का कॉन्सेप्ट आ गया होगा समझ में. तो सिस्टम और सराउंडिंग्स दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? यूनिवर्स बनाते हैं. द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सिस्टम. सिस्टम के टाइप्स कितने होते हैं? सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम. 3 टाइप्स के आपके पास सिस्टम्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज ओपन सिस्टम, सेकेंड वन इज क्लोज सिस्टम, एंड द थर्ड वन इज isolated system. So let us understand each कि तीनों होते क्या क्या है. The open system which can exchange matter as well as energy with the surroundings is known as open system. इसीलिए इसका नाम क्या है? ओपन सिस्टम है. ये सराउंडिंग्स के साथ मैटर भी एक्सचेंज कर सकता है और साथ ही साथ एनर्जी भी एक्सचेंज कर सकता है. तो एनर्जी जनरली ये एक्सचेंज करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो एनर्जी एज वेल एज मैटर, ये दोनों चीजें एक्सचेंज कर सकता है. मतलब जो एनर्जी है वो सिस्टम से सराउंडिंग्स में जा सकती है या सराउंडिंग से सिस्टम में आ सकती है. उसी तरीके से मैटर भी है, वो सिस्टम से सराउंडिंग्स में या फिर सराउंडिंग से सिस्टम में ट्रांसफर हो सकता है. तो इसको हम क्या कहेंगे? एक ओपन सिस्टम कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, बॉइलिंग ऑफ वाटर इन एन ओपन वेसल. अगर आप किसी ओपन कंटेनर में वाटर को बॉईल कर रहे हो तो क्या हो रहा है? जो
कंटेनर है, कंटेनर क्या हो गया आपके लिए, एक सिस्टम हो गया, और उस सिस्टम में आप वाटर को बॉईल कर रहे हो, तो वाटर को बॉईल कर रहे हो, हीट कहाँ से आ रही है, एनर्जी कहाँ से आ रही है, सराउंडिंग से आ रही है। अब अगर उसमें वाटर बॉईल हो रहा है तो वाटर वेपर भी फॉर्म हो रही होगी, वाटर क्योंकि वो ओपन है तो वाटर वेपर कहाँ जाएगी, वाटर वेपर जाएगी सराउंडिंग्स में। तो इसका मतलब देखिए वाटर वेपर क्या है, मैटर है, मैटर कहाँ जा रहा है, सराउंडिंग्स में जा रहा है। तो सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में मैटर एक्सचेंज हो रहा है, साथ ही साथ जो हीट है, हीट यहाँ पे कहाँ से आ रही है, सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, हीट भी एक्सचेंज हो रही है सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किस टाइप का सिस्टम हो गया, एक ओपन सिस्टम हो गया। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ओपन सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, जहां पे आप हीट एज वेल एज मैटर दोनों एक्सचेंज कर सकते हो। द सेकेंड थिंग इज क्लोज्ड सिस्टम, द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज only energy with the surroundings and not matter is known as closed system। तो इसका नाम क्या है, क्लोज्ड सिस्टम है। ये मैटर एक्सचेंज नहीं कर सकता है सराउंडिंग्स के साथ, मतलब सराउंडिंग से सिस्टम में या सिस्टम से सराउंडिंग्स में मैटर ट्रांसफर नहीं हो सकता, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। सो सच सिस्टम इज नोन एज क्लोज्ड सिस्टम। तो क्लोज्ड सिस्टम के एग्जांपल, अगर यही चीज, अगर आप वाटर बॉईल कर रहे हो इन अ क्लोज्ड वेसल, एक क्लोज्ड वेसल में आप वाटर बॉईल कर रहे हो, तो क्लोज्ड वेसल में वाटर बॉईल कर रहे हो तो सिस्टम में सराउंडिंग से एनर्जी तो आ रही है, बट जो मैटर है, मैटर क्योंकि वेसल क्लोज्ड है तो मैटर सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। सिमिलरली इफ अ बॉटल ऑफ कोल्ड वाटर इज केप्ट इन अ रूम, आपने एक कोल्ड वाटर की बॉटल को एक रूम में रखा हुआ है, जिस रूम का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, वाटर का टेम्परेचर क्या है, कम है, तो क्या होगा, वाटर धीरे धीरे हीट अप होता जाएगा। इसका मतलब सराउंडिंग से सिस्टम में क्या आ रही है, अगेन हीट आ रही है, लेकिन यहाँ पे मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो आई होप कि आपको क्लोज सिस्टम का मीनिंग भी समझ में आ गया होगा। एंड द लास्ट वन, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मीनिंग आपको पता है, आइसोलेटेड मीन्स जो बाकियों से बिल्कुल सेपरेटेड है, बाकियों से बिल्कुल अलग है, दैट इज नोन एज isolated system। So isolated system is the system which cannot exchange matter as well as heat with the surroundings। तो मैटर भी एक्सचेंज नहीं कर सकता है, साथ ही साथ एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं कर सकता है जो सिस्टम, उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ पे तीन तरीके के हमारे पास मेनली सिस्टम हो गए। ओपन सिस्टम जो एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज कर सकता है, क्लोज सिस्टम एनर्जी तो एक्सचेंज कर सकता है, मैटर नहीं एक्सचेंज कर सकता है, और आइसोलेटेड सिस्टम जो एनर्जी और मैटर कुछ भी एक्सचेंज नहीं कर सकता है। सो बेसिकली आइसोलेटेड सिस्टम आइडियली हमको अटेन करना या अचीव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आपके पास एक एग्जांपल है, जैसे थर्मोफ्लास्क जो होता है, तो थर्मोफ्लास्क में आपने कुछ भी रखा है तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह एक्ट करता है। हाँ एग्जैक्टली ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, क्योंकि कुछ एनर्जी तो यहाँ से क्या निकलती है सराउंडिंग्स में, या फिर सराउंडिंग से सिस्टम में जा सकती है, बट स्टिल इट कैन बी टेकन एज एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ पे ये एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह है। एग्जैक्टली ये आइसोलेटेड सिस्टम हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप थर्मोफ्लास्क में कोई चीज रखते हो तो ये काफी देर तक, अगर आप कोल्ड वाटर रखते हो तो काफी देर तक कोल्ड रहता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। व्हाई, क्योंकि किसी तरीके से सराउंडिंग से सिस्टम में जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो जाएगी, हीट ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम आपके लिए अटेन करना क्या है, बहुत डिफिकल्ट। हाँ अगर आप प्रॉपर इंसुलेशन, परफेक्ट इंसुलेशन अचीव कर लो तो आइसोलेटेड सिस्टम आप बना सकते हो। तो आई होप कि आपको ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड सिस्टम में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं सिस्टम की, तो all the physical quantities which help to define the condition of a system are known as properties of a system। वो क्या होती हैं, सिस्टम की प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ द सिस्टम और एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। तो ये सब क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, प्रेशर, तो ये सब क्या हो गई, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। ये सारी क्या है, सिस्टम की प्रॉपर्टीज हैं। नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। दो तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी सिस्टम की। वन इज नोन एज एक्सटेंसिव एंड अदर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो रिमेंबर द फर्स्ट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। सो व्हाट आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज? द प्रॉपर्टीज which do not depend on the quantity of matter present in the system are known as
इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, मतलब जो प्रॉपर्टीज मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं कि कितना मैटर है सिस्टम में, उस पे डिपेंड नहीं करती हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द डेंसिटी ऑफ द सिस्टम। तो डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्वांटिटी के साथ साथ डेंसिटी चेंज जनरली नहीं होती है। और यू कैन से द बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये भी क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर आप क्वांटिटी चेंज करो तो उससे बॉइलिंग पॉइंट तो चेंज होगा नहीं। फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है, उसमें हमारे पास वाटर है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 1 लीटर वाटर अगर आप लेते हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा। 100 लीटर अगर आप लेते हो तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये सब क्या है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। तो इसके अलावा और भी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। दूसरा क्या है हमारे पास, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो व्हाट आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज which depend on the quantity of matter present in the system। जो प्रॉपर्टीज क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं, सिस्टम में मैटर की कितनी क्वांटिटी है उस पे डिपेंड करते हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल मास ऑफ द सिस्टम। मास क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आपको पता है अगर आप क्वांटिटी जो है मैटर की वो इंक्रीज हुई तो मास भी सिस्टम का इंक्रीज होगा। उसी तरीके से अगर क्वांटिटी आपने इंक्रीज की तो वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसी तरीके से इंटरनल एनर्जी, अभी इंटरनल एनर्जी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो भी क्या एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं जो क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं उनको हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो आई होप कि आपको ये डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ अ सिस्टम। तो state of a system is the condition of the system which can be explained with the help of different physical properties which are known as state variables। तो आपको दो चीजों के बारे में समझना है, state of a system और state variable। तो state क्या है, एक सिस्टम की एक कंडीशन है जिसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, with the help of some physical properties, physical quantities, जिनको हम क्या कहते हैं, state variables। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब क्या है, स्टेट वेरिएबल्स हैं। ये क्या करते हैं, सिस्टम की कंडीशन के बारे में आपको बताते हैं कि सिस्टम किस कंडीशन में है। तो स्टेट क्या है, सिस्टम की एक कंडीशन है, और इस कंडीशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ सम फिजिकल प्रॉपर्टीज। ध्यान रखिए, अगर आपको सिस्टम की कंडीशन के बारे में बताना है तो उसके लिए आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना जरूरी है। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की हेल्प से ही आप सिस्टम की कंडीशन के बारे में बता सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको अगर किसी सिस्टम की स्टेट बतानी है, कंडीशन बतानी, तो आप क्या बताओगे, उसका टेम्परेचर इतना है, उसके अंदर प्रेशर इतना है, उसका वॉल्यूम इतना है। तो ये सारी और भी प्रॉपर्टीज हैं इसके अलावा, जैसे इंटरनल एनर्जी जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए अगर आपको सिस्टम की स्टेट को बताना है कि सिस्टम किस स्टेट में है, तो उसके लिए क्या चाहिए, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज चाहिए। बिना फिजिकल प्रॉपर्टीज के स्टेट को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, और इन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स। इन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, स्टेट वेरिएबल्स, या फिर स्टेट फंक्शन भी हम इनको कहते हैं, स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन। तो ध्यान रखिए, स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनकी हेल्प से आप किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन कर सकते हो। और स्टेट क्या है, सिस्टम की कोई कंडीशन है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नाउ स्टेट वेरिएबल, जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको दिए थे कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब क्या है, स्टेट वेरिएबल्स हैं, या फिर आप इसको स्टेट फंक्शन। उसके अलावा एक और टर्म आती है आपके पास, दैट इज पाथ फंक्शन। अब ये स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है, स्टेट फंक्शन क्या चीज है और पाथ फंक्शन क्या चीज है। ध्यान रखिए, जब सिस्टम किसी कंडीशन में होता है, किसी स्टेट में होता है, तो उसको किसी वेरिएबल की या किसी फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से आप डिफाइन कर सकते हो। उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन। एक दूसरी क्वांटिटी होती है जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो जस्ट कंडीशन से,
मतलब उसको हम क्या कहते हैं, पाथ फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उससे पहले हम प्रोसेस की बात करते हैं। तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इज द फिनोमिनन ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। तो देखिए, एक फिनोमिनन होता है प्रोसेस की, अगर हम बात करते हैं तो प्रोसेस क्या है? एक फिनोमिनन होता है जिसमें सिस्टम क्या करता है, अपने स्टेट को चेंज करता है। पहले वो किसी और स्टेट में था, अब किसी और स्टेट में, मतलब पहले उसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम कुछ और रहा होगा, अब शायद कुछ और हो गया। हो सकता है केवल टेम्परेचर चेंज हुआ है, या प्रेशर चेंज हुआ, या केवल वॉल्यूम चेंज हुआ, या कोई दो चीजें चेंज हुई हैं, बाकी चीजें चेंज नहीं हुई हैं। तो कोई भी चेंज अगर सिस्टम के स्टेट में आता है तो इस पूरे फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। अब मैंने आपको दो चीजों के बारे में बताया, वन इज स्टेट फंक्शन एंड सेकंड इज पाथ फंक्शन। तो अगर किसी वेरिएबल को आप जस्ट सिस्टम की स्टेट से डिफाइन कर सकते हो, मतलब अगर हम टेम्परेचर की या प्रेशर की या वॉल्यूम की बात करें, तो मान लेते हैं पहले टेम्परेचर कुछ और था, इस कंडीशन में टेम्परेचर T1 था, प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, और अब इसने स्टेट चेंज कर दी, तो स्टेट 1 हो गई, ये स्टेट 2 हो गई। सेकंड स्टेट में सिस्टम आया आपके, तो अब टेम्परेचर T2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया और प्रेशर P2 हो गया, तो प्रेशर P2 और वॉल्यूम V2। अब आप देखिए, सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 में गया किसी प्रोसेस के थ्रू। कैसे गया डजेंट मैटर, बस आपको किस चीज से मतलब है कि जब स्टेट 1 में था उस समय टेम्परेचर कितना था, प्रेशर कितना था, वॉल्यूम कितना था, इंटरनल एनर्जी कितनी थी, और जब स्टेट 2 में आया तो टेम्परेचर कितना है, वॉल्यूम कितना है, प्रेशर कितना है, इससे फर्क पड़ता है। अब सिस्टम 1 से सिस्टम 2, मतलब स्टेट 1 से स्टेट 2 में आपका सिस्टम कैसे आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब ये प्रोसेस क्या हो रहा है जब एक सिस्टम अपनी स्टेट चेंज करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसका, फंक्शन का। तो स्टेट फंक्शन अगर प्रोसेस का जो पाथ है, मतलब कैसे जो सिस्टम है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आ रहा है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसे फंक्शंस को, ऐसे वेरिएबल्स को, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं? स्टेट फंक्शन कहते हैं। लेकिन अगर सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब जाता है तो वो कैसे जाता है, इस बात पे जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड पाथ फंक्शन। फॉर एग्जांपल, वर्क और हीट, दीज आर नोन एज पाथ फंक्शन। इनको हम क्या कहते हैं? पाथ फंक्शन कहते हैं। मतलब अगर आप फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर आपको टेम्परेचर चेंज करना है एक सिस्टम का, तो आप उसको मान लेते हैं हीट कर रहे हो, तो 20 डिग्री सेल्सियस से आपको उसको 80 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। अब डिपेंड करता है कि आप हीट कैसे सप्लाई कर रहे हो, ओपन कंटेनर में कर रहे हो या क्लोज कंटेनर में कर रहे हो। तो ये क्या है, जो प्रोसेस है वो प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है, इस बात पे डिपेंड कर रहा है क्या, कि आपको कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। आपको पता है क्लोज कंटेनर होगा तो शायद हीट कम सप्लाई करनी पड़ेगी, ओपन कंटेनर होगा तो हीट शायद ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। तो जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हीट क्या हो गया, एक पाथ फंक्शन है। इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि जो सिस्टम है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गया कैसे। लेकिन आप 20 से लेके उसको 80 तक लेके जाओगे तो 20 से 80 पर कैसे गया, उसका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। हमको पता है पहले टेम्परेचर 20 था, अब 80 है, अब वो कैसे हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहेंगे? स्टेट फंक्शन कहेंगे। तो आई होप कि आपको ये पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्रोसेस। तो प्रोसेस मैंने आपको डिफाइन किया था। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इज अ फिनोमिनन इन विच अ सिस्टम चेंजेस इस स्टेट। एक सिस्टम जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो उसी फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि प्रोसेस का मीनिंग क्या है। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस के बारे में भी अब पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये वर्ड काफी यूज होते हैं। आइसो मीन्स एज इट इज कांस्टेंट, थर्मल तो टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। सो द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ध्यान रखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस इज द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस एट
कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। टेम्परेचर इसमें चेंज नहीं होता है। द सेकेंड प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोबारिक प्रोसेस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस? द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे आइसोथर्मल, बार किसकी यूनिट है? प्रेशर की। तो आइसोबारिक प्रोसेस क्या है? जो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। तो अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो उसमें क्या कांस्टेंट होगा? प्रेशर कांस्टेंट होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। द थर्ड इज आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस, सो द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, आइसोथर्मल, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक। आइसोथर्मल मतलब जो प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है तो पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। मतलब अगर टेम्परेचर T1 था तो जब स्टेट 2 में गया तब भी टेम्परेचर T1 होगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आइसोबारिक मतलब प्रेशर P1 था तो बाद में भी क्या रहेगा? P1 ही रहेगा। और आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम सेम रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा। तो अगर इनिशियली वॉल्यूम V1 है तो फाइनल वॉल्यूम भी क्या रहेगा? V1 ही रहेगा। तो ये हो गए आपके isothermal, isobaric and isochoric process. There is one more important process that is known as adiabatic process. That process is known as adiabatic process. Now what is adiabatic process? The process in which there is no exchange of heat between system and surroundings. मतलब यहाँ पे heat exchange नहीं होती है सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में। तो नो एक्सचेंज ऑफ हीट, ध्यान रखिए, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। न सिस्टम से सराउंडिंग्स में हीट जाएगी, न ही सराउंडिंग से सिस्टम में हीट जाएगी। तो ऐसे प्रोसेस को आप क्या कहोगे? एडियाबैटिक प्रोसेस कहोगे। द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो पहले आप इन प्रोसेसेस को ध्यान में रखिए। इसके अलावा भी और प्रोसेसेस होते हैं जैसे साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस, तो नाम क्या है इसका? साइक्लिक प्रोसेस है। मीन्स द प्रोसेस इन विच इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम आर सेम इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। मतलब जो उसकी इनिशियल स्टेट है, पूरे प्रोसेस के बाद वो सिस्टम क्या होता है? अपनी वापस इनिशियल स्टेट में आ जाता है। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। नाउ देयर इज वन मोर टर्म दैट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस को समझने के लिए हमको सबसे पहले क्या समझना होगा? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम समझना होगा। नाउ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए आपको सबसे पहले तीन तरीके के इक्विलिब्रियम को समझना होगा। द फर्स्ट इज थर्मल इक्विलिब्रियम, द सेकेंड इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड द थर्ड इज केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यहां पे आपके पास ये तीन तरीके के इक्विलिब्रियम है, थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल। तो कोई भी सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में तभी कहा जाएगा जब ये थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम में हो। मतलब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होने के लिए किसी भी सिस्टम को थर्मल इक्विलिब्रियम में होना पड़ेगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होना पड़ेगा और साथ ही साथ केमिकल इक्विलिब्रियम में होना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल, मैकेनिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम? थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होगा कोई भी सिस्टम? व्हेन द टेम्परेचर इन all parts of the system is same as the temperature of the surroundings। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में मान लेते हैं ये हमारे पास क्या? एक सिस्टम है और बाकी इसके अलावा क्या है? बाहर क्या है? सराउंडिंग्स है। तो किसी भी सिस्टम को आप थर्मल इक्विलिब्रियम में कब कहोगे? कि सिस्टम के हर पार्ट का यहाँ पे जो टेम्परेचर है सब जगह क्या हो? टेम्परेचर एक जैसा हो और वो टेम्परेचर किसके बराबर हो? सराउंडिंग्स के बराबर का टेम्परेचर हो। देन द सिस्टम इज सेड टू बी इन thermal equilibrium. The next is mechanical equilibrium. Now, what is the mechanical equilibrium? A system is said to be in mechanical equilibrium if
देयर इज नो वर्क इज बीइंग डन इन एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम। अगर सिस्टम के किसी भी पार्ट में कोई मैकेनिकल वर्क नहीं हो रहा है तो उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, वो क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। ऐसा नहीं है कि जो किसी पार्ट में सिस्टम के वर्क हो रहा है, अगर वर्क हो रहा है तो वो सिस्टम क्या नहीं होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में केवल कब होगा सिस्टम, जब उसके किसी भी पार्ट में कोई भी वर्क नहीं हो रहा हो। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। एंड द थर्ड वन इज केमिकल इक्विलिब्रियम। सो द system is said to be in chemical equilibrium if the composition of the substances remain same with time। मतलब जो composition है वो अलग अलग substances का with time change नहीं होता है। मतलब एक इस सिस्टम में हमारे पास 3-4 सब्सटेंसेज है, बहुत सारे सब्सटेंसेज हैं, तो वो जो सब्सटेंसेज हैं उनकी क्वांटिटी चेंज नहीं होती है। तो उसको मैं क्या कहूंगा कि सिस्टम क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम में। क्वांटिटी कब चेंज होती है, जब वो सब्सटेंस क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि कोई भी सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब सिस्टम में कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो रही हो। क्योंकि अगर केमिकल रिएक्शन हुई तो जो सब्सटेंसेज है उनका कंपोजिशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और कंपोजिशन चेंज हुआ तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा। तो आई होप कि आपको ये तीनों इक्विलिब्रियम समझ में आ गए होंगे। और जब एक सिस्टम इन तीनों इक्विलिब्रियम में होगा तो तभी मैं क्या कहूंगा, द सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर इन तीनों में से दो इक्विलिब्रियम है और तीसरा नहीं है तो वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो मैंने अभी आपको बात कही थी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस की। तो इसको समझने के लिए थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को समझना बहुत जरूरी था। तो आप थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को ऑलरेडी समझ चुके हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिवर्सिबल। What is a reversible process? कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस होता क्या है? A reversible process is the process which takes place infinitely slowly such that every step of the process is in thermodynamic equilibrium with the previous step and it can be restored at any state to its initial state without having any impact on the surroundings। तो किसी भी सिस्टम को आप रिवर्सिबल कब बोलोगे, किसी भी प्रोसेस को आप रिवर्सिबल प्रोसेस कब बोलोगे, जब कोई प्रोसेस बहुत स्लोली हो रहा हो, इस तरीके से हो रहा हो कि उसका हर स्टेप, मतलब सिस्टम एक स्टेप से दूसरे स्टेप में अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा हो तो प्रोसेस नंबर ऑफ स्टेप में हो रहा है, पहले इस स्टेप से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो अलग अलग स्टेप्स में प्रोसेस हो रहा हो। और जब इन अलग अलग स्टेप्स में प्रोसेस हो रहा हो तो इस प्रोसेस का हर एक स्टेप अपने प्रीवियस स्टेप के जो प्रोसेस है वो इतना स्लो होना चाहिए कि हर स्टेप अपने प्रीवियस स्टेप के साथ किसमें होना चाहिए, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम आप ऑलरेडी जानते हो कि क्या होता है। और आप जब सिस्टम को चाहो तो रिस्टोर कर लो उसकी इनिशियल स्टेट में लेके आ सकते हो। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। और ध्यान रखिए, जब आप इसको इनिशियल स्टेट में लेके आते हो तो उसका सराउंडिंग्स पे कोई इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए कि वो प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हुआ था, मतलब किसी स्टेट तक गया था, उसने स्टेट चेंज की थी और फिर अब वो इनिशियल स्टेट में आ चुका है। तो इस बात का सराउंडिंग्स पे कोई भी इंपैक्ट नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। अदरवाइज द प्रोसेस इज नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब आप खुद सोचिए कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है ये प्रोसेस होना क्या पॉसिबल है, क्योंकि अगर कोई भी प्रोसेस होता है तो इसके लिए हमको क्या करना है, इस तरीके से इस प्रोसेस को करना है कि इसका सराउंडिंग्स पे कोई भी इंपैक्ट नहीं रहे। जब कोई भी प्रोसेस होता है तो उसमें क्या होता है, मोशन होगा पार्टिकल्स का, राइट। और अगर मोशन होगा पार्टिकल्स का तो वहां पे एक फ्रिक्शन जनरेट होगा बिटवीन द पार्टिकल्स। तो फ्रिक्शन जनरेट होगा, देयर में बी लॉस ऑफ हीट, लॉस ऑफ एनर्जी, और कभी कभी क्या होता है, लॉस ऑफ मैटर भी हो जाता है। तो मैटर अगर लॉस हो गया या एनर्जी लॉस हो गई सराउंडिंग्स में तो उस एनर्जी को वापस रीगेन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो वो प्रोसेस क्या होगा, जनरली इरिवर्सिबल होगा। तो जनरली जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, दैट कैन बी ट्रीटेड एज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। क्योंकि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं दे आर वेरी स्लो, क्योंकि अगर आपको कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रखना है तो प्रोसेस को उसके लिए क्या होना पड़ेगा, बहुत स्लो होना पड़ेगा। अदरवाइज
आप कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकते हो। तो जनरली रिवर्सिबल प्रोसेस आइसोथर्मली ही होते हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग्स मींस क्या करते हैं, अगर एक तो वो आप वापस इनिशियल स्टेट में आ सकते हो और उससे सराउंडिंग्स पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस, और जनरली रिवर्सिबल प्रोसेस टेक्स प्लेस आइसोथर्मली। वो आइसोथर्मली ही होते हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होगा, तो सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में जो फ्रिक्शन की वजह से जो हीट लॉस है वो भी नहीं होगा, क्योंकि प्रोसेस क्या हो रहा है, बहुत ही स्लो हो रहा है। और जब कोई भी प्रोसेस बहुत स्लो हो रहा है तो फ्रिक्शन की फॉर्म में हीट लॉस नहीं होगा। तो आई होप कि आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट इज इंटरनल एनर्जी। अब यहाँ पे हम 3 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम लेक्चर खत्म कर लेते हैं। तो 3 प्रॉपर्टीज हैं, इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क। अब जो थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ते हो, थर्मोडायनेमिक्स आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो या आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, तो दोनों सब्जेक्ट्स में आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो। यहाँ पे आप केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ोगे और फिजिक्स में आप केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के बारे में नहीं पढ़ोगे। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन जब तक केमिकल रिएक्शंस नहीं आ रही हैं तब तक चाहे आप फिजिक्स में पढ़ो या फिर केमिस्ट्री में पढ़ो, थर्मोडायनेमिक्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि केमिकल थर्मोडायनेमिक्स जब हम पढ़ रहे हैं, सो वी हैव टू ऑब्जर्व द सिस्टम। हमको सिस्टम की ऑब्जर्वेशन करनी है। अगर आप सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपके लिए जो सिस्टम है, ये चीज आप ध्यान रखिए, जो सिस्टम है, सिस्टम इज एवरीथिंग। अगर सिस्टम में कुछ कमी आती है, दैट शुड बी नेगेटिव, उसको आप क्या करते हो, नेगेटिव लेते हो। और अगर आपके सिस्टम में कुछ ऐड होता है तो उसको आप क्या करोगे, सिस्टम के लिए क्या है, वो पॉजिटिव है। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है। फिजिक्स में हम थोड़ा डिफरेंटली इस चीज को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम की, कि सिस्टम के लिए अगर सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो मैं क्या कहूंगा कि वो क्या है, सिस्टम के लिए क्या है, पॉजिटिव है। सो चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज पॉजिटिव। अगर सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होती है तो चेंज इन एनर्जी इन द सिस्टम इज नेगेटिव। तो बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की। सो इंटरनल एनर्जी, बेसिकली इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जीज स्टोर्ड इन द सिस्टम। जितने भी तरीके की एनर्जी सिस्टम में स्टोर होती हैं उन सबका सम होता है इंटरनल एनर्जी। फॉर एग्जांपल ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, या फिर रोटेशनल एनर्जी, या फिर उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी, उनकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जितनी भी एनर्जीज का जो सम होता है, दैट एनर्जी इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। ये सारी एनर्जीज जो सिस्टम में स्टोर होती हैं, दैट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी एंड इट इज डिनोटेड बाय यू। अब इस इंटरनल एनर्जी को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। ऑल यू कैन कैलकुलेट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मान लेते हैं U2, U2 क्या है, फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये क्या है, फाइनल इंटरनल एनर्जी, फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और U1, U1 इज द इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो डेल्टा U दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू U2 माइनस U1। अब देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई है, सिस्टम में अगर कोई भी चीज कम होती है इट शुड बी नेगेटिव फॉर द सिस्टम, और अगर कोई भी चीज ऐड होती है दैट शुड बी पॉजिटिव फॉर द सिस्टम। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कब होगा पॉजिटिव और कब होगा नेगेटिव, इफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है सिस्टम की, इसका मतलब क्या है, डेल्टा U इज पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा, इफ इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, अगर इंक्रीज होती है तो। एंड डेल्टा U इज नेगेटिव इफ इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस। ध्यान रखिए, अगर इंटरनल एनर्जी है तो डेल्टा U क्या होगी, नेगेटिव होगी। कब, जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। और अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है तो डेल्टा U क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है। तो इंक्रीज मतलब पॉजिटिव, डिक्रीज नेगेटिव। सिमिलरली द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑफ हीट। हीट इट इज डिनोटेड बाय Q. So heat is the form of energy which can be exchanged between system and surroundings due to temperature difference. आपको पता है एक
हीट जो होती है वो एनर्जी की एक फॉर्म होती है जिसको आप टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में एक्सचेंज कर सकते हो। और जो हीट होती है वो जब एक्सचेंज होती है सिस्टम टू सराउंडिंग्स या सराउंडिंग्स टू सिस्टम, तो ध्यान रखिए अगर आप सराउंडिंग से सिस्टम में हीट ट्रांसफर करते हो तो इससे क्या होगा, सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। मतलब क्या होगा, अगर Q क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कब, इफ हीट इज ट्रांसफर्ड, कहां से कहां तक, फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। ध्यान रखिए अगर सराउंडिंग से सिस्टम को हीट ट्रांसफर हो रही है, मतलब अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट इज पॉजिटिव। एंड Q नेगेटिव कब होगा, Q इज नेगेटिव इफ हीट इज इवॉल्व्ड बाय सिस्टम। इवॉल्व्ड, तो हीट इवॉल्व करेगा अगर सिस्टम, तो उससे क्या होगा, सिस्टम में हीट कंटेंट कम हो जाएगा, सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसी तरीके से द थर्ड इज वर्क, तो आपको वर्क का भी ध्यान रखना है, दैट इज डिनोटेड बाय W। तो वर्क किसी भी सिस्टम के लिए पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ध्यान रखिए। इफ इट इज पॉजिटिव इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड इट इज नेगेटिव इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो ध्यान रखिए अगर सिस्टम को वर्क करना पड़ता है तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर सिस्टम को वर्क करना पड़ेगा तो उससे क्या होगा, वर्क करते करते क्या हो जाएगा, सिस्टम की एनर्जी कम होती रहेगी। और कुछ भी मैंने क्या कहा, सिस्टम में अगर एनर्जी कम हो रही है तो क्या माना जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर सिस्टम को वर्क करना पड़ेगा तो वो नेगेटिव होगा, सिस्टम पे अगर आप वर्क कर रहे हो दैट इज पॉजिटिव। उसी तरीके से सिस्टम अगर हीट लूज कर रहा है, मतलब हीट इवॉल्व कर रहा है या सराउंडिंग्स में ट्रांसफर कर रहा है, तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि उससे सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी। और अगर सिस्टम हीट गेन कर रहा है तो उससे सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। उसी तरीके से इंटरनल एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है तो क्योंकि सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव, और डिक्रीज हो रही है तो ये नेगेटिव होगा। तो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स, वर्क, हीट और इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। So if you have any queries, you can ask your questions in comments. Thank you very much.